दिनों भारतीय सेना उज्बेकिस्तान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में जुटी है। 2 हफ्तों तक चलने वाले डस्ट लिक युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवानों को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिल रहा है। इस दौरान पहाड़ी और शहरी इलाकों में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का अभ्यास किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान में हिंद के जवानों का शौर्य। डस्ट लिक युद्धाभ्यास में 2 मुल्कों की दोस्ती का प्रमाण। उज्बेकिस्तान की जमीन इन दिनों भारतीय जवानों के युद्ध कौशल की गवाही दे रही है। 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के तरमेज में चल रहा डस्ट लिक युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। उज्बेक भाषा में डस्ट लिक का मतलब होता है दोस्ती। उज्बेकिस्तान में चल रहा ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के आपसी रिश्ते को नया आयाम देने का प्रयास है। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के जवान आतंक से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं। दुश्मन अगर खुले मैदान में चुनौती दे तो ये जवान उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अगर आतंकी किसी शहरी इलाके में साजिश रचते हैं तो ये जवान ऐसी चुनौतियों से निपटने का भी हुनर सीख चुके हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से ये जवान चंद मिनटों में ही ऑपरेशन वाली जगह पहुंच सकते हैं। टारगेट के करीब पहुंचते ही ये मोर्चा संभाल लेते हैं और फिर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। डस्ट लिक युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट के 45 जवान और वायुसेना के 15 जवान शामिल हैं। उज्बेकिस्तान सेना के साउथ ऑपरेशन कमांड के 100 जवान भी अभ्यास का हिस्सा बने हैं। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों सेनाओं ने एक ज्वाइंट कमांड पोस्ट और इंटेलिजेंस सर्विलांस सेंटर बनाने का अभ्यास किया। साथ ही लैंडिंग साइट की सुरक्षा और हेलीबर ऑपरेशन को भी इसमें शामिल किया गया। संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आधुनिक उपकरणों और हथियारों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। अगर भविष्य में कभी दोनों सेनाओं को मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो ऐसे युद्धाभ्यास की बदौलत दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे सकेंगी। उज्बेकिस्तान के साथ बेहतर सैन्य तालमेल के लिए डस्ट लिक युद्धाभ्यास की शुरुआत 2019 में हुई थी। इस साल डस्ट लिक युद्धाभ्यास का ये 5वां संस्करण है। उज्बेकिस्तान में 28 अप्रैल तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का भी मौका मिल रहा है। ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को नई ऊंचाइयां देने के साथ साथ दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते मजबूत करने में भी मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात भारतीय वायुसेना के, जिसने पराक्रम का प्रमाण देते हुए एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। भारतीय वायुसेना ने ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए आसमान से स्वदेशी हैवी प्लेटफॉर्म को आसमान से गिराने का सफल परीक्षण किया। ये प्लेटफॉर्म 16 टन का वजन उठा सकता है। जंग के मैदान में वायुसेना की ये उपलब्धि गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस तरह की टेस्टिंग में ये जांचा जाता है कि जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो कितना वजन लेकर आसमान से बिना नुकसान किए नीचे गिर सकता है। वो अगर तेरे को गिराया जाए तो फिर अपनी रक्षा तैयारियों को धार देते हुए भारतीय वायुसेना ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। जंग के मैदान में वायुसेना ने एक बार में 16 टन वजनी हथियार रसद गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टर विमान C-17 ग्लोब मास्टर से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज वेस्टर्न सेक्टर में पैराशूट के जरिए एक भारी प्लेटफॉर्म गिराया गया। ये स्वदेश में विकसित टाइप B प्लेटफॉर्म है जो 16 टन वजन उठा सकता है। खास बात यह है कि यह पूरा पैराशूट सिस्टम और प्लेटफॉर्म स्वदेशी है। टाइप B प्लेटफॉर्म को C-17, C-130 और दूसरे C सीरीज के एयरक्राफ्ट के जरिए गिराया जा सकता है। इस ट्रेनिंग को भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और ADRDE यानी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया है। तीनों संस्थानों ने इस मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म की ताकत और क्षमता की जांच की।
32 फीट लंबे वी टाइप प्लेटफॉर्म पर 16 टन वजन रखकर उसे आसमान से गिराया गया। इससे पहले 7 टन वजन के सामान को ही उतारने की क्षमता थी, जिसे 16 टन तक करने में सफलता मिली है। ये प्लेटफॉर्म अधिकतम 22 टन वजन उठा सकता है। ये पूरी टेस्टिंग 3 स्टेज में हुई है। पहले स्टेज में विमान के बाहर लोड की जांच की गई। दूसरे स्टेज में लैंडिंग की जांच की गई। प्लेटफॉर्म को C-17 विमान पर चढ़ाया गया। तीसरे स्टेज में प्लेटफॉर्म को आसमान से गिराना था। प्लेटफॉर्म को ड्रॉप जोन पर गिराते समय प्लेन के पिछले हिस्से का दरवाजा खोला गया था। प्लेटफॉर्म के विमान से गिरते ही उसका पैराशूट खुल गया। इसके बाद वो 4 पैराशूट के सहारे जमीन पर आसमान से लैंड कर गया। सारे स्टेज सफलतापूर्वक पूरे किए गए। कार्गो की सही जगह सही समय से सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। सुरक्षा और युद्ध के लिए लॉजिस्टिक काफी अहम होता है। जंग में सैन्य साजो सामान और रसद पहुंचाना बड़ी चुनौती होती है और किसी भी जंग को जीतने में इसकी भूमिका काफी अहम होती है। भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से ये उपलब्धि एक बड़ा कदम है। इससे दुर्गम इलाकों में भारी रक्षा उपकरणों को पहुंचाने के साथ वायुसेना की क्षमताओं में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में एम्पल मिशन अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे उन तमाम हीरोज को सम्मानित किया गया जिन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है। कोशिश यही है कि उन हीरोज को दुनिया से रूबरू कराया जाए जो लोगों की मदद को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। और हमारी फौज निरंतर सेवारत कार्यों में, जब भी कोई किसी की जान संकट में आती है या समुद्र से कोई बचाव का मैसेज आता है तो हम जल्दी से जल्दी जाते हैं और उसको बचाते हैं। ये हमारी सर्विस का काम है और हम ये करते हैं सर, यही हमारा कर्तव्य है। भाई बहुत खुशी है क्योंकि हम जो कैमरा के पीछे काम करते थे कभी कभार हमें भी मौका मिल देता है ऐसे, तो एम्पल मिशन ने पहचान लिया कि हमें ये अवार्ड के लिए बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में 26/11 हमले के नायक फायर ब्रिगेड और कुछ खिलाड़ियों को भी एम्पल मिशन अवार्ड से नवाजा गया। कोशिश यही है कि इस अवार्ड के जरिए देश के उन हीरोज की पहचान की जाए जिन्होंने लोगों की मदद को अपना कर्तव्य चुना। लेकिन आज के 10 साल पहले जब मैंने मुहिम उठाया था कि यार ये कुछ करना है देश के प्रति, इन फनकारों को एक अलग प्लेटफॉर्म दिलाना है, तब उनका ये पूछना मेरे को, भाई तुम कौन हो जो हमको सम्मानित करना चाहते हो, बड़ा कठिन था। टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, इस देश का ही नागरिक हूँ, आपके प्रति कुछ भाव रखता हूँ, इसके लिए आपको आपका चेहरा आगे लेना चाहता हूँ। बड़ा डिफिकल्ट रहा उस टाइम पे। आज थोड़ा सुलझा हुआ है मामला, इतना नहीं समझाना पड़ता लोगों को कि ये नाचीज क्या है, तो ऑटोमेटिकली तार जुड़ जाते हैं। वाकई में सफर में खुशियां बांटते हुए लोगों की मदद करते चलिए। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात भारत के इकलौते बाजार की, जहां सिर्फ महिला दुकानदार हैं। मणिपुर के उखरूल जिले का ये बाजार महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल है। आज चूंकि यहां मतदान भी हो रहा है तो लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए इन महिलाओं का जोश भी देखने लायक है। आम बाजारों सा दिखने वाला ये मार्केट बेहद खास है और इसकी यही खासियत इसे भारत का सबसे अनोखा बाजार बनाती है। मणिपुर के उखरूल जिले में इस बाजार को अवा मार्केट के नाम से जाना जाता है और यहाँ सिर्फ महिलाएं ही दुकान चलाती हैं, यानी सब्जी, फल फूल, अनाज, मसाले और खाने पीने के तरह तरह के आइटमों की दुकानों पर आपको महिला दुकानदार ही मिलेंगी। ये दुनिया का इकलौता बाजार है जिसे महिलाएं चलाती हैं। इस बाजार में लोग सामान खरीदने के साथ साथ घूमने भी आते हैं। पर्यटकों के लिए ये जगह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस बाजार में 123 महिलाएं दुकान चलाती हैं। आज उखरूल में मतदान हो रहा है तो यहाँ चुनावी सरगर्मी साफ देखी जा सकती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नागा पीपुल्स फ्रंट के कचुई टिमोथी जिमिक और कांग्रेस के अल्फ्रेड के आर्थर आमने सामने हैं। यहाँ की महिलाओं में भी चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। मेरा वोट, मेरा राइट, मेरा चॉइस। So we have already decided to whom we should vote. We have chosen the right person. We understand the issue. We understand whom should we vote. मणिपुर का ये बाजार मिसाल है उन महिलाओं के लिए जो खुद के दम पर अपनी दुनिया बदलना चाहती हैं। महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण भला और कहां देखने को मिलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ओडिशा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। मां के साथ पहुंची साइना ने पूरी आस्था और भक्ति के साथ विधि विधान से पूजा पाठ किया। साइना नेहवाल को देखने के लिए फैंस की भीड़ जुट गई। साथ ही फैंस में नेहवाल के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मची रही। आज जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, मैं और मेरी मम्मी आए यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबकी इच्छा होती है कि अच्छे दर्शन हो जाए और आज मेरे बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। पहली बार दर्शन मेरे लिए मैं पहली बार आई हूँ, मम्मी पापा पहले भी आए थे, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी किशन रेड्डी सर का, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे से दर्शन करवाए यहाँ पे, और जो यहाँ के टेम्पल के जो भी जितने भी लोग हैं, हमारे पुजारी जी हैं, उन सब ने मेरी बहुत मदद करी और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को केस से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। हालांकि कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी तरह का कोई भी कॉल या मैसेज नहीं भेजा जा सकेगा, लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए दूर दराज रहने वाले लोगों को भी कोर्ट की कार्यवाही के बारे में सूचना बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव किया है। कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसमें वकीलों को केस से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ऑनलाइन दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर कोई कॉल या मैसेज नहीं भेजा जा सकेगा। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए केस से जुड़ी जानकारी वकीलों को दी जाएगी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को मुकदमे की सुनवाई से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि व्हाट्सएप सुविधा के जरिए कोर्ट के रोजाना के कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव तो होगा ही, साथ ही व्हाट्सएप मैसेज के कई तरह के फायदे भी होंगे, क्योंकि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा वकील सुप्रीम कोर्ट से जुड़ सकेंगे। साथ ही दूर दराज रहने वाले लोगों को भी कोर्ट की कार्रवाई की सूचना मिल सकेगी और ऑनलाइन जानकारी देने से कागजों पर मुकदमे की वाद सूची भी नहीं बनेगी, जिससे कागज बचाने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ कागजी कार्रवाई में तेजी आएगी, बल्कि दूर दराज के लोगों को समय रहते केस के बारे में जानकारी भी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बर्फ पे स्कीइंग करते तो आपने लोगों को खूब देखा होगा, स्कीइंग करते हुए बर्फ पे उड़ान भरते भी खूब देखा होगा, लेकिन स्की जंप की हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कोई इंसान इतनी दूर तक स्की जंप कर सकता है। आइसलैंड में स्की जंपर रयोयू कोबायाशी ने 291 मीटर की अब तक की सबसे लंबी स्की जंप का नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। रोयूयू ने ऐसा कर अपने ही पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया और अब उनकी नजर एक और रिकॉर्ड बनाने की है। बर्फ पर रोमांचक उड़ान की तस्वीर आपको वीडियो गेम का एहसास करा सकती है। आपको लग सकता है कि आप वीडियो गेम देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर है बिल्कुल सच्ची। पेशेवर जापानी स्की जंपर रयोयू कोबायाशी ने न सिर्फ बर्फीली सतह पर स्की करते हुए अपनी जाबाजी दिखाई, बल्कि 291 मीटर की अब तक की सबसे लंबी स्की जंप का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। रेड बुल ने इस इवेंट को आइसलैंड में आयोजित किया था। आइसलैंड स्टेट टेलीविजन के अनुसार रेड बुल ने स्की जंपिंग हिल तैयार किया, जहां से 300 मीटर की उड़ान भरी जा सकती थी। 23 अप्रैल को आइसलैंड रिजॉर्ट हिल्डार फजाल के पास ये छलांग पूरी की गई। वीडियो में देख सकते हैं कोबायाशी ऊंची बर्फीली पहाड़ी से अपनी रेस शुरू करता है। काफी दूर तक स्की करते हुए कोबायाशी रफ्तार पकड़ता है और फिर जंप करने के लिए बनाए गए पॉइंट से हवा में उड़ान भर लेता है। देखने वालों की आंखें कोबायाशी का पीछा करती रहती हैं और स्की जंप का ये होनहार खिलाड़ी देखते ही देखते सभी की आंखों से ओझल हो जाता है। स्की जंप इतनी दूर तक होती है कि कोबायाशी अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर एक नया रिकॉर्ड बना लेते हैं।
जंप इतना सधा हुआ होता है कि कोबायाशी दूर तक बर्फ पर फिसलते चले जाते हैं, लेकिन बर्फ पर गिरते नहीं, खड़े खड़े संतुलन बनाए रखते हैं। इससे पहले कोबायाशी ने 256 मीटर की स्की जंप का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे उन्होंने 23 अप्रैल को खुद ही तोड़ दिया। रियोयो कोबायाशी की नजर अब नए टारगेट पर है। इस नए रिकॉर्ड को ब्रेक कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की है। माना जा रहा है कि जल्द ही कोबायाशी 300 मीटर की स्की जंप का एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चांद और मंगल ग्रहों पर बस्तियां बसाने का सपना इंसान ना जाने कब से दिखता आ रहा है और वैज्ञानिक इस सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयोग करने में भी जुटे हैं। इसी कड़ी में अब चीन के वैज्ञानिक मछलियों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए जा रहे हैं, ताकि वहां की आबोहवा में उनके पलने बढ़ने की संभावनाओं का पता बड़ी आसानी से लगाया जा सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन छोटी छोटी मछलियों की अटखेलियां मनमोहक हैं। इनको देखकर आपको किसी एक्वेरियम के माहौल का एहसास हो रहा होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नदी, समंदर और एक्वेरियम तक का सफर तय कर चुकी ये मछलियां अब अंतरिक्ष की सैर पर निकल रही हैं। चीन के वैज्ञानिक इन मछलियों को लेकर अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ताकि वहां इन्हें पाला जा सके और इनके जीवन पर पड़ने वाले असर पर गौर किया जा सके। ये अपनी तरह का पहला प्रयास है और इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। स्पेस सेंटर में जाने के बाद हम ग्राउंड टीम से तालमेल बैठाकर प्रयोग करेंगे। इसके लिए उपकरणों को लगाया जाएगा, मछलियों को मॉनिटर किया जाएगा, आंकड़े जमा किए जाएंगे और उन्हें स्टडी के लिए भेजा जाएगा। इस सिलसिले में धरती और अंतरिक्ष के बीच लगातार संपर्क बना रहेगा। चीन के वैज्ञानिकों ने इस प्रायोगिक मिशन के लिए ज़ेब्रा फिश को चुना है। अंतरिक्ष में इन्हें खास किस्म के कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर इनके बर्ताव पर नजर रखी जाएगी। स्पेस सेंटर पर 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री इन मछलियों की निगरानी करेंगे और जरूरी प्रयोगों को अंजाम देंगे, ताकि अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं पर गहराई से विचार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमिलनाडु में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। गर्मी से केवल इंसानी नहीं, बेजुबान भी परेशान हैं, जिनके लिए वन विभाग और कुछ एनजीओज उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। पशु पक्षियों को गर्मी की मार से बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हीट वेव से परेशान मोरों के लिए जंगल पानी और खाने की व्यवस्था कर रहा है। तमिलनाडु में इन दिनों तापमान 40 के पार बना हुआ है। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई इस गर्मी की तपिश में जूझ रहा है। बेतहाशा गर्मी इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की सेहत पर भी भारी पड़ रही है। ना ये कुछ बोल सकते हैं, ना ही गर्मी से बचाव का इंतजाम कर सकते हैं। ऐसे में इन बेजुबानों के लिए उम्मीद बन रहे हैं वन विभाग के अधिकारी और कुछ ऐसे संस्थान जो इन बेजुबानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तस्वीरें तमिलनाडु की पुदुकोट्टाई की है, जहां जंगलों के ये मोर पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। इस जंगल में 300 से ज्यादा मोर हैं। वन विभाग इनके लिए पानी का इंतजाम कर रहा है। खान पान का भी बंदोबस्त किया जा रहा है, लेकिन गर्मी इतनी है कि इससे बच पाना इन बेजुबानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा इनकी मदद के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन मोरों के लिए पानी का इंतजाम किया है। इनके खाने के लिए भी ये लोग अनाज लेकर पहुंचे। जाहिर है कि भारी गर्मी में देखभाल और दवाओं के साथ साथ पक्षियों और दूसरे जानवरों के खान पान का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के NICU में नवजात के साथ मां भी रह सकती है। ये देश का पहला अस्पताल है जहां इस तरह की सहूलियत है। अमूमन नवजात शिशु में अगर कोई बीमारी या दिक्कत होती है तो बच्चों को मां के बगैर नर्सरी में रखा जाता है, पर यहां ऐसा नहीं है। तभी यहां दिल्ली के अलावा देश के बाकी राज्यों से भी लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए आ रहे हैं। किसी भी नवजात शिशु के लिए सबसे बड़ा सुकून है उसकी माँ का आंचल। माँ की ममता अपने बच्चे के लिए तकलीफ के समय में सही मायनों में दवा का काम करती है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जब नवजात शिशु को माँ से अलग नर्सरी में देखभाल के लिए रखा जाता है। पर सफदरजंग अस्पताल ने एक ऐसी नेक पहल की है जिसकी वजह से अब हर माँ की चिंता दूर हो गई है। दरअसल सफदरजंग अस्पताल के NICU में नवजात के साथ रह सकती है उनकी माँ। हमारे पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इवन राजस्थान, इन सब स्टेट से बच्चे आते हैं। और अगर मैं आपके आंकड़े देखूं तो हमारे यहाँ 50% दिल्ली के अंदर से ही और करीब 50-100 के भी उससे भी ज्यादा प्रतिशत जो है वो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग स्टेट से आ रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए रेफर होते हैं। वो बच्चे कहीं और पैदा होते हैं, लेकिन अगर बच्चे बीमार होते हैं और उनको हायर केयर की जरूरत होती है तो वो दिल्ली रेफर हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ये देश का पहला अस्पताल है जहां आउटबॉर्न बेबीज को मां के साथ नर्सरी में रखा जाता है। आउटबॉर्न बेबीज वो होते हैं जो दूसरे अस्पताल में पैदा होते हैं। ऐसे ही शिशुओं को अब नर्सरी में भी मां का दुलार मिल सकेगा। लगता है अपने बच्चे के साथ रहना, उसको फील करना, और दूर रह के तो नहीं कर पाते इतना, और लगा रहता है कि कैसे केयर मिल रही होगी क्या नहीं। संतुष्ट है आप इस चीज से? बिल्कुल। बच्चा दोनों एक साथ है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मदर भी इंटरेक्ट करती है बच्चे से, उससे अर्ली इंटरवेंशन होती है, बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहती है न्यूरो डेवलपमेंटली। और फीडिंग के लिए हमें इजी रहता है कि हम मदर का फीड दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता है अर्ली, मतलब उसके लिए बच्चे की डेवलपमेंटल के लिए। प्लस रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है अगर हम बच्चे को मदर का फीड देते हैं। तो मदर रहती है साथ में, उससे फीड भी मेंटेन रहता है। मदर भी कॉन्फिडेंट रहती है कि उनका बच्चा ठीक हो रहा है, या कोई भी उनको कंडीशन है वो एक्सप्लेन करना है, तो ईजी रहता है हमारे लिए। सफदरजंग अस्पताल में ये सुविधा 15 बेड के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 40 हो गई है। इसमें 24 घंटे मां अपने शिशु के साथ रह सकती है और इस दौरान शिशु के साथ मां का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। मेडिकल चेकअप से लेकर 3 टाइम खाने तक की सुविधा भी दी जाती है। बच्चों के साथ माँ को भी वो सम्मान दिया जा रहा है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़े जा रही है। 3 टाइम की अगर मील की बात करें तो हॉस्पिटल वो मील भी प्रोवाइड करता है, वो पूरी अटेंशन, वो पूरी केयर हर एक तरीके से यहाँ पे माँ और बच्चे दोनों को दी जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा MNICU है। यहाँ सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि हरियाणा, यूपी और बाकी राज्यों के बच्चे भी अपने इलाज के लिए आते हैं। 2024 मार्च में 116 नवजात शिशु को उनकी मां के साथ MNICU में भर्ती कराया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ के डॉक्टरों का मानना है कि शिशुओं को मां के साथ रखने में करीब 22% रिकवरी रेट बढ़ा है और लगातार मोर्टेलिटी रेट में कमी आ रही है। इस नेक पहल में DGHS स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का भी बड़ा रोल है, जिन्होंने हर कमी को दूर करने के लिए कोई समझौता नहीं किया। माई MS टोल्ड मी कि आप करिए, आपको जितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जितने सामान चाहिए सब मैं दूंगी। उनका ये प्रेरणा था कि आज हम 40 बेड की एक आउटबोर्ड नर्सरी बना लिए, वो भी केवल 2 महीने में। सफदरजंग अस्पताल की इस खूबसूरत पहल से उन माओं की खुशियां लौट आई है जिनके बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नर्सरी में रखा जाता था और उस वक्त तक बच्चा मां से दूर रहता था। पर मां की इस मजबूरी को मुस्कान में बदलने का कारनामा सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों और वहां के प्रशासन ने कर दिखाया है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ गुड न्यूज टुडे।